हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब अच्छे हो ना। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हिंदी में हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं, जो पेज नंबर 16 पे है आपके टेक्स्ट बुक के, जिसका टॉपिक है हिंदी के विविध रूप। उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें लास्ट हमने देखा कि अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी थी, जिसमें पहली पहेली का आंसर था जो हम मकई खाते हैं उसका जो भुट्टा, जिन्हें આપણે મકાઈનો ભુટ્ટો કહીએ, और दूसरा था अंबर मतलब आकाश। अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या है। अमीर खुसरो ने इस भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदुई शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर किया है। हिंदी के आरंभिक विकास में नाथों, सिद्धों तथा संतों का बहुत योगदान रहा। यानी कि हिंदी भाषा की जब शुरुआत हुई तब ये जो नाथ, सिद्ध, संतों यानी कि जो बड़े बड़े महानुभाव थे, हाँ, पहले सिद्ध साधु थे, मतलब जिन्होंने तपस्या करके सिद्ध कर लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ऐसे साधु संत का बहुत ही योगदान रहा था हिंदी भाषा के लिए। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी को पूरे भारत में पहुंचाया। ये जो ऐसे लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी सारी रचनाएं, जो कविताएं लिखते थे या तो कोई कहानियां लिखते थे, या तो ग्रंथ लिखते थे, तो वो सब उन लोगों ने क्या किया, हिंदी भाषा में लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि पूरे भारत में हिंदी की जो हिंदी का जो महत्व है वो पूरे भारत के लोग जान सके। अहिंदी क्षेत्रों के कड़प्पा यानी कि कर्नाटक, नामदेव और तुकाराम यह महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ गुजरात में। हाँ, उन्होंने फिर अहिंदी यानी कि जहाँ पे हिंदी का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं होता था, ऐसे राज्यों में, हाँ, कहाँ पे, कर्नाटक में, जो पहले हिंदी का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता था। नामदेव और तुकाराम कहाँ हुए, महाराष्ट्र में, और नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ कहाँ हुए थे, गुजरात में। इन सभी राज्यों में हिंदी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। फिर भी उन्होंने साहित्य में ऐसे लोगों ने, जो संत नाथ ये थे, जैसे हमने आगे पढ़ा कि सिद्ध संत, इन सब ने योगदान दिया और हिंदी का महत्व हमारे हर एक क्षेत्र में, हाँ, पूरे भारत में हिंदी का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। और उसके लिए सबने अपनी अपनी जो रचनाएं थी सब हिंदी में लिखना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान इन सब ने दिया था। इनकी रचनाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियों के अतिरिक्त पंजाबी, फारसी भाषा का प्रभाव भी है। इसी समय हिंदी तीर्थ स्थानों, वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में भी व्यवहृत हुई और एक संपर्क भाषा के रूप में उसका विकास हुआ। वैसे हर एक राज्य में हिंदी का प्रयोग होता था, लेकिन साथ में उस राज्य की भाषा को भी महत्व दिया जाता था। और व्यापार और वाणिज्य में, हाँ, मतलब बिजनेस में भी फिर धीरे धीरे हिंदी का प्रयोग बढ़ता गया। और इसी तरह से संपर्क भाषा यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में संपर्क करना है, कि अगर देखो गुजरात वाले हैं, उनको महाराष्ट्र में संपर्क करना है तो उनको मराठी नहीं आती थी, मराठी जो कर्नाटक वाले थे उनकी लैंग्वेज गुजरात वालों को नहीं, तो ऐसे प्रॉब्लम होता था। तो इसीलिए फिर क्या किया, मेन एक ही भाषा, हिंदी भाषा, जिसको संपर्क भाषा बनाई गई और फिर उसका विकास हुआ। स्वाधीनता पूर्व इस भाषा ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि ने इसे सर्वादेशिक रूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते हुए समूचे देश के लिए इसे अपनाने पर जोर दिया। फिर इन सब महानुभावों ने हर एक राज्य में से, देखो बंगाल में से केशव चंद्र और सुभाष चंद्र ने, महाराष्ट्र में से लोकमान्य तिलक ने, गुजरात में से दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने ऐसे पूरे देश में हिंदी ही भाषा राष्ट्रभाषा के रूप से मानी जाए, ऐसा उन्होंने
जोर डाला कि हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए कि पूरे देश में हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को महत्व मिले। महात्मा गांधी ने इस राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। इसमें अरबी, फारसी तथा संस्कृत के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया। ऐसे कई जगह पे अभी भी ऐसी हिंदी बोली जाती है जिसमें ये अरबी भी मिक्स होती है, संस्कृत भी होती है और फारसी भी होती है। इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी के दो प्रमुख दो रूप है। कौन से? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। जो हम हिंदी बोलते हैं वो संस्कृत में से उत्पन्न हुई हिंदी है। और दूसरी है अरबी फारसी मिश्रित। भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा है। तो हमारे देश में हिंदी को पूरे देश के संपर्क के लिए ये मेन राष्ट्रभाषा मानी जाती है, पूरे राष्ट्र के लिए। स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ भारत की राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषी प्रदेशों की मुख्य राजभाषा हिंदी है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषाएं राजभाषा बनी है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल तथा कर्नाटक में कन्नड़ इत्यादि। कुछ राज्यों ने हिंदी या उर्दू को अपनी दूसरी राजभाषा घोषित की है। वैसे राष्ट्रभाषा भले हिंदी है, लेकिन हर एक राज्य को अपने अपने भाषा को महत्व देने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए महाराष्ट्र में अभी भी मराठी को मान्यता मिलती है, गुजरात में गुजराती को मिलती है, कर्नाटक में कन्नड़ को मिलती है, तमिलनाडु में तमिल को मिलती है। राज्य के हिसाब से वो भाषा का महत्व, राजभाषा का महत्व रहता है, लेकिन पूरे राष्ट्र के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से हमें हमारी हिंदी को महत्व मिला है। और हर राज्य में अपनी जो दूसरी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें हिंदी को सबने घोषित किया है कि हमारे गुजरात में भी गुजराती के बाद हम हिंदी को ज़्यादा महत्व देंगे, उसके बाद हम इंग्लिश को देते हैं। पूरे भारत के स्तर पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्यक्षेत्रों तक फैला हुआ है। इनमें सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्रों की भाषा प्रायः जन भाषा के अधिक निकट है, जबकि वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की भाषा तकनीकी भाषा है। इस दृष्टि से हिंदी के मुख्यतः दो रूप दिखाई दिए, जन व्यवहार हिंदी और प्रयोजन कर कार्यक्षेत्र की हिंदी। मतलब ऑफिशियली वर्क के लिए और एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन में हम राज्य के हर एक क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्व उन क्षेत्र की भाषा को ही दिया जाता है। लेकिन जो हमारे जो ये व्यवहार है, वाणिज्य मतलब ये बिजनेस है, वैज्ञानिक के लिए, साहित्यिक, सामाजिक, उसके लिए फिर हिंदी को महत्व दिया गया है। उसमें भी दो रूप दिए हिंदी के, एक है जन व्यवहार की हिंदी और दूसरा है प्रयोजनक कार्यक्षेत्र की हिंदी। तो हम पहले देखेंगे जन व्यवहार की हिंदी कैसे होती है, उसका प्रयोग, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो सामाजिक संदर्भों तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी के मौखिक तथा लिखित दो रूप मिलते हैं। समाज के जो हमें और व्यवहार में जो हम भाषा लाते हैं वो हिंदी, उसके दो रूप होते हैं, मौखिक यानी कि जो हम बोलते हैं, और उसका लिखित रूप यानी कि जो हम लिखते हैं। कार्यक्षेत्र के अनुरूप इनका रूप भी अलग अलग होता है। जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। जन व्यवहार की जो हिंदी है उसके जो मेन प्रमुख क्षेत्र है, कहाँ कहाँ हम हिंदी यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हम उसको महत्व देते हैं, उसके टॉपिक दिए, कुल 8 टॉपिक है जो इस हिसाब से। सबसे फर्स्ट टॉपिक है सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद। अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसके जो अधिकारी है उसके साथ हमें बात करनी है तो वो हिंदी में ही बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हाँ, अगर हमारे राज्य में हमें कुछ काम है तो हम हमारी भाषा में, मतलब कि गुजराती भाषा में हम बात करें, ऑफिशियली भाषा लैंग्वेज होती है। हमें पता है
कि हमें यहाँ जाएंगे, समझ लो कि यहाँ भुज है, भुज में जाएंगे तो हम गुजराती में ही बात करेंगे, हाँ। लेकिन अहमदाबाद या तो गांधीनगर या जाएंगे तो वैसे तो गुजराती ही होती है, फिर भी अगर गुजराती का यूज़ नहीं होता है तो उसके बदले हम हिंदी के संवाद यानी कि बातचीत करते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सामान्य जनता के बीच के संवाद। सभा समारोह का संचालन, जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, उसमें भी जो अभी हमारे देश में जो सभाएं होती है, जैसे नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, तो वो पूरे देश को अगर उनको संबोधन करना है तो वो हिंदी में ही करेंगे, ना कि अलग अलग भाषा में करेंगे, क्योंकि हिंदी सबको जोड़ने वाली भाषा है। किसी सूचना की उद्घोषणा, अगर हमें किसी को सूचना करना है तो अगर वो हमें घोषणा करनी है कि ये सूचना देनी है तो वो हिंदी में करेंगे। चुनाव प्रचार के व्याख्यान, इलेक्शन आते हैं तो उसके जो व्याख्यान होते हैं, इलेक्शन के लिए सभाएं भरते हैं, अपने हमारा वोट दो, हम टीवी में देखते हैं, वैसे तो हम यहाँ पे लाइव भी देखते हैं कि हर जगह ऐसे चुनाव के लिए सभाएं योजी जाती है। यहाँ पे फिर सब मिलते हैं, बातें हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो ज़्यादातर हिंदी में ही होती है। किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल, अगर मैच है, हम मैच देखने जाएंगे तो उसका जो कमेंट्री है, हम जिसको कमेंट्री बोलते हैं, वो हिंदी में ही होता है। जो हम मैच देखते हैं उसमें हम सुनते हैं हिंदी और फिर उसके बाद इंग्लिश होती है। समाचार लेखन या वाचन, आकाशवाणी, टेलीविज़न, समाचार लेखन हुए, फिर वाचन है। स्टूडेंट ये पूरे राष्ट्र के हिसाब से दिया है, हम राज्य के हिसाब से देखेंगे तो हमारे जिस राज्य में जो राजभाषा है वही यूज़ होती है, लेकिन इधर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं, इसलिए फिर आकाशवाणी होती है, टेलीविज़न यानी कि टीवी, इन सब में हिंदी भाषा को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों, बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि से संबंधित पत्र व्यवहार, अगर हमें कोई समस्या है, उसका निवारण करना है, जैसे कि बैंक का कोई प्रॉब्लम है, पोस्ट ऑफिस में जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, ये सभी जो पत्र व्यवहार करना है उसके लिए, कि हमें बैंक में कुछ एप्लीकेशन करनी है, तो ये इन सब के लिए हिंदी को ही मान्यता दी गई है। फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार, इनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिकता या आत्मीय हो सकती है। पिक्चर भी हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी में ही होते हैं। हम हिंदी पिक्चर ही देखते हैं, गुजराती भी देखते ही है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा हिंदी, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि ये जो जन व्यवहार, ये टॉपिक हमें दिया है कि जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र दिए है कि यहाँ पर इस जगह पर हिंदी को महत्व दिया गया है, या तो इस जगह पर हिंदी में ही बातचीत हो सकती है, या तो कुछ एप्लीकेशन लिखे तो वो भी हिंदी में होती है। आकाशवाणी, टेलीविज़न, ये सब हम देखते हैं तो वो भी हिंदी में ही होते हैं। तो इन सब के लिए हमें हिंदी को ही महत्व हमने दिया है, ये यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा रखती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्तु।